डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th के लिए वंशागति का आणविक आधार चैप्टर से एक टॉपिक को देखेंगे और वो आपका है HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हिंदी में इसे मानव जीनोम परियोजना के नाम से जाना जाता है। क्या है ये मानव जीनोम परियोजना? तो हम लोग तो DNA से वाकिफ़ है। हम जानते हैं कि हमारे गुणसूत्र का निर्माण जो है वो DNA और हिस्टोन प्रोटीन से होता है। फिर उसको अगर हम लोग DNA को भी आणविक स्तर पर देखें तो DNA जो है नाइट्रोजनी क्षार अनुक्रम एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, हाइड्रोजन बंध, फॉस्फोरिक अम्ल और पेंटोज शर्करा से मिलकर के बना होता है। तो अब सबसे पहले DNA की संरचना को वाटसन और क्रिक ने अपने डबल हेलिक्स मॉडल के द्वारा दर्शाया था 1953 में। और हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक युग की शुरुआत जो है वो वाटसन और क्रिक के 1953 में दिए गए इस डबल हेलिक्स मॉडल के द्वारा ही हो गई। इसके बाद जीवों सहित मानव के जीन की खोज शुरू हुई। हम जानते हैं जीन क्या है, तो DNA का भाग है, गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है, DNA से ही बना होता है। और जीन जो है आनुवांशिकता की इकाई के नाम से जाने जाते हैं। जीन जो है कम से कम जीवों के एक लक्षण को निर्धारित करता है। हम ये भी जानते हैं कि कई बार एक जीन एक से ज़्यादा लक्षण को निर्धारित करते हैं और कई बार ढेर सारे जीन मिलकर के एक लक्षण का निर्धारण करते हैं। तो ये जीन है और जीन कुछ अलग नहीं है, यह DNA का ही भाग है। आजकल जीन को सिस्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद जो है जीन की खोज शुरू हुई, है ना। और तब जो है जीन की खोज जब हुई तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग जो है वो अस्तित्व में आया। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो अगर हम लोग बायोलॉजी में इंजीनियरिंग तोड़ मड़ोड़ जोड़ घटाव, है ना, डालना निकालना जैसे कामों को करें तो उसी को क्या कहते हैं? आनुवांशिक इंजीनियरिंग। और डालना निकालना यहाँ क्या है? DNA के क्षार क्रम को काट देना, नए क्षार क्रम को जोड़ना, यही तो है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, है ना। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग के कारण क्या हुआ? इसकी सहायता से जीन के संरचना में परिवर्तन भी संभव हुआ। मतलब हमारे जो जीन है उसको बदल करके नए लक्षणों का समावेशन कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हमारे पुराने जीन जो हैं हमारे शरीर में, उसमें हम तोड़ मड़ोड़ कर सकते हैं तो हमारे पुराने गुणों में सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से जीन चिकित्सा की शुरुआत हुई। अगर कोई बीमारी है, अनुवांशिक रोग है ना, जैसे कि फिनाइलकीटोनुरिया है, फिनाइलकीटोनुरिया काउज करने वाले जीन को हटा करके अगर हम लोग स्वस्थ जीन का वहाँ को डाल दे तो क्या हो सकता है? तो हमारा बीमारी ठीक हो सकता है। जैसे इंसुलिन का निर्माण हमारा अंगनाशय का बीटा सेल करता है, बीटा सेल में गड़बड़ी की वजह से इंसुलिन का निर्माण बाधित हो जाता है। तो हम, और इसे डायबिटीज के नाम से जानते हैं, मधुमेह के नाम से जानते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके स्थान पर कुछ बढ़िया जीन को, मतलब स्वस्थ शरीर से जीन को निकाल करके अगर वहाँ पर डाल दे या डल जाए, यानी कारगर हो जाए, तो हमारा ये जो डायबिटीज़ वाला बीमारी है वो क्या हो जाएगा? जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो ये अनुवांशिक रोग और कई घातक रोग में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है हमारी जीन चिकित्सा। 2050 तक अनुमान की जा रही है कि काफ़ी हद तक हम लोग जीन चिकित्सा में आगे निकलेंगे। हम लोग ये जान रहे हैं कि हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं उस रोग के लिए कोई ना कोई तो जीन जिम्मेवार होगा, क्योंकि हमारे सारे लक्षणों का जिम्मेवार कौन है? जीन है। तो हमारे रोगों के लिए भी जिम्मेवार क्या होगा? जीन होगा। जीनों में गड़बड़ी की वजह से हमारे शरीर में क्या होते होंगे? रोग उत्पन्न होते होंगे, है ना। तो हम उसको क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं, है ना। तो सभी रोग के लिए कुछ ना कुछ है। हम जानते हैं कि मानव में क्या है, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक कोशिका के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46 है। और इस परियोजना का जो शुरुआत हुआ, HGP का जो शुरुआत हुआ, उसका यही मुख्य उद्देश्य था कि मनुष्य के 46 गुणसूत्र के संपूर्ण DNA के अनुक्रम का पता लगाया जाए
और इसके लिए 1 अक्टूबर 1990 में अमेरिकी सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अमेरिका में नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, NHGRI। अब इसे सहयोग किससे प्राप्त हुआ? तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने मिलकर के सहयोग किया, तब जाकर के ये संस्था उठ खड़ी हुई और खोज चलता रहा। खोज जो है कुल 13 वर्षों तक चला और यह जो है 2003 में जाकर के पूरा हुआ। इसी के मध्य में 26 जून 2000 को एचजीपी के अध्यक्ष जो थे, है ना, जिनका नाम था डॉक्टर फ्रांसिस कोलिंस, और सेलेरा जेनोमिक्स के हेड थे जे क्रैंग बेटर। इनके संयुक्त प्रयास से मानव जीनोम संरचना का संयुक्त मॉडल जो है हमारे सामने आया। ठीक है। बाद में वेलकम ट्रस्ट, जापान, फ्रांस और जर्मनी, चाइना जैसे देश भी इस परियोजना में जुड़े, है ना, और अपना अपना योगदान दिया। हम लोग अब आगे चलते हैं। मानव जीनोम की अगर बात की जाए तो मानव जीनोम में कुल 3164.7 बिलियन नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। अब इसका अध्ययन करना है। अध्ययन कोई सामान्य बात तो है नहीं, है ना, तो इस अध्ययन को काफ़ी बड़े स्केल पर किया गया, इसलिए एचजीपी को मेगा प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें काफ़ी खर्च आई, लगभग 9 बिलियन US$, काफ़ी बड़ी रकम है। काफ़ी ज़्यादा क्षार के जोड़े यहाँ पाए जा रहे हैं। 3 × 10⁹ BP की पहचान करना है, उनका अनुक्रम निर्धारित करना है, तो काफ़ी ज़्यादा उच्च डिवाइस, तकनीकी डिवाइस की ज़रूरत होगी, वैज्ञानिक की ज़रूरत होगी और स्टाफ की ज़रूरत होगी। इन वृहत आंकड़ों का गणना, उसका विश्लेषण में गणितीय संगणक साधनों की, हाई कंप्यूटेशनल डिवाइस, है ना, सुपर कंप्यूटर जैसे चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। और तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब है कि एक चीज़ है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक शब्द आता है बार बार, है ना, तो ये इसको जैव सूचना विज्ञान भी कहा जाता है। तो कह सकते हैं विज्ञान का वह क्षेत्र, जीव विज्ञान का वह क्षेत्र जहाँ DNA क्षार अनुक्रम का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में सूचना जुटाते हैं, तो उसी को बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। हम ये जान ले कि मनुष्य की एक जो कोशिका होती है उसमें DNA की लंबाई जो है लगभग 2.2 मीटर होती है, और उसके अंदर नाइट्रोजन क्षार के क्रम को अगर लिखा जाए या लिखा गया है तो टोटल कहीं 3300 किताब की जरूरत पड़ेगी। प्रत्येक बुक में 1000 पेज और प्रत्येक पेज पर 1000 क्षार अनुक्रम हो तो हमें इतनी किताब की जरूरत पड़ेगी। सोचिए, इसे लिखने में इतना ज़्यादा परिश्रम है तो इसका अध्ययन करने में कितना परेशानी होगा, है ना। ये काफ़ी टिपिकल चीज़ है और इसको काफ़ी जानकार लोगों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। और साथ में ये जो कोडोन होते हैं, mRNA होते हैं, उनको रीड करना थोड़ा मुश्किल है। जान पाएंगे तब ना क्या लिखा हुआ है, उसे समझना भी जरूरी है। तो अब जो है एचजीपी का लक्ष्य को भी हम लोग पढ़ते चले। एचजीपी का लक्ष्य क्या है? तो मानव में उपस्थित सभी जीन, लगभग 25,000 से 30,000 अनुमान अभी जो है आंकड़ा है। पहले लोग इसका अनुमान 1 से 1.5 लाख लगाते थे। इतना जीन का पहचान करना है और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, मतलब कौन सा जीन किस तरह के लक्षणों का निर्धारण करता है ना। अगर ये काम कंप्लीट हो जाए तो मनुष्य को लैब में बनाया जा सकता है, अगर 100% जीनों का अध्ययन हो जाए तो। मानव डीएनए में मौजूद लगभग 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षार युग्म का निर्धारण करना एचजीपी का लक्ष्य है। प्राप्त जानकारी को आंकड़े के रूप में संग्रहित करना, जिससे कि आने वाली पीढ़ी उससे आगे अध्ययन कर सके और जानकारी जुटा सके। सभी आंकड़ों का विश्लेषण करना, विश्लेषण के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग करना। अगर इसके विश्लेषण में किसी तरह की कानूनी, सामाजिक, नैतिक समस्याएं आती है, अगर ऐसा है कि इसका अध्ययन से मानव जाति के ऊपर कोई खतरा आ सकता है, तो उस चीज़ों के बारे में भी विचार करना होता है और फिर उसके ऊपर उचित निर्णय लेना होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। साथ ही इससे कृषि, ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि संबंधित बहुत सारी चुनौतियों को हल करने में काफ़ी सफलता मिली है।
कृषि के क्षेत्र में कई उन्नत किस्मों का विकास किया गया है जीन थेरेपी के द्वारा, और मतलब डीएनए के सेगमेंट को जोड़ करके हम लोगों ने बनाया है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात अगर की जाए तो कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण किया गया है, ह्यूमिलिन का निर्माण किया गया है, तो ये सब इसके अध्ययन से ही संभव हुआ है। बहुत सारी पौधे की प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर है, तो इसके जीन को जमा करके हम लोगों ने उसको संरक्षित करने का भी प्रयास किया है। मानव जीनोम परियोजना के अलावा मनुष्य का ध्यान दूसरी चीजों पर भी है, जैसे जीवाणु, ईस्ट, ड्रोसोफिला और धान के जीनोम के बारे में भी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की है। हमारे चैनल से जुड़े रहे, नए नए वीडियो का आनंद ले। लक्ष्य के बाद अगला वीडियो आने वाला है, इसका क्या क्या है, कौन सा डीएनए कितना, कौन सा गुणसूत्र में कितने जीन होते हैं, किस जीन का क्या कार्य है, वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।